सुप्रभात विद्यार्थियों, बाल मंदिर के इस YouTube चैनल पर मैं स्वरूप सिंह आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। विद्यार्थियों, हम कक्षा 11वीं के निरंतर अध्याय 2 व्यवसायिक संगठन स्वरूप को पढ़ते आ रहे थे और हमने साझेदारी को लास्ट पंजीकरण के रूप में समाप्त किया और साझेदारी के कुछ दोष रह गए हैं, उनको मैं करवा दूंगा विद्यार्थियों। और नोट्स में मैंने उन दोषों को लिख लिया है, तो सरल भाषा में आप समझ सकते हैं और मैं करवा भी दूंगा। विद्यार्थियों, आज जो हमारा नया प्रकरण है सहकारी संगठन, क्या है विद्यार्थियों? सहकारी यानी कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव एक चीज होती है, यानी कि कोऑपरेटिव ना हम आपस में मिलकर जो कार्य करते हैं उसे सहकारी कार्य कहते हैं। और संगठन का मतलब ऑर्गेनाइजेशन होता है। विद्यार्थियों, कोऑपरेटिव यानी आपने सुना होगा कि कोऑपरेटिव की कुछ बैंकों को भी आपने सुना होगा, वो एक ऐसी समितियां होती है जो मिलकर कार्य करती है किसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए, उसे कोऑपरेटिव संस्थान भी कहा जाता है। तो ये सहकारी है। ये सहकारी शब्द सह और सह प्लस कार्य से मिलकर बना है। विद्यार्थियों, सह का मतलब है साथ मिलकर और कार्य का मतलब है कार्य को करना। साथ मिलकर कार्य करना, उन उद्देश्यों उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जब सदस्य या फिर व्यक्ति मिलकर कार्य करते हैं और अपने उद्देश्यों के द्वारा निश्चित उद्देश्यों को प्राप्त किया जाता है, वो सहकार्य होता है और सहकारी होता है। हम इस सहकारी को हम सहकारी शब्द को पहले समझेंगे, फिर इसकी सहकारी समिति कैसे बनती है इसके बारे में बात करेंगे, फिर सहकारी समिति का पंजीकरण किस अधिनियम के तहत उसके बारे में बात करेंगे, फिर समिति का गठन में कितने सदस्यों की जरूरत होती है उसके बारे में बात करेंगे, और फिर पूंजी को कैसे जुटाया जाता है उसके बारे में बात करेंगे। और फिर ये सहकारी समिति पंजीकरण हो जाती है और पंजीकरण होने के बाद ये अस्तित्व में आ जाती है। तो आज निश्चित रूप से इस सहकारी संगठन के ढांचे को समझेंगे और मैं सहकारी संगठन के ढांचे को समझाने के साथ फिर इसके लक्षणों को, फिर इसके गुणों को, फिर इसकी बुराइयों को भी सिखाऊंगा। और सहकारी समिति की अलग अलग प्रकार की जो समितियां है उसके बारे में मैं बात करूंगा। उपभोक्ता सहकारी समिति है, उत्पादक सहकारी समितियां हैं, वितरण यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन करने की सहकारी समिति है, ऋण देने की भी सहकारी समिति है, और आवास यानी कि मकान गरीबों को देने की भी सहकारी समिति है। वो जो इनके अंदर जो सदस्य जुड़े हुए थे उनको भी मकान की सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है, लोन दिए जाते हैं, उत्पादकता दी जाती है, तमाम प्रकार के किसान सहकारी समिति भी होती है, उन समितियों की भी हम चर्चा करेंगे। मुख्य रूप से अगर मैं ढांचे के रूप से मैं बात कहूं तो मैं पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण विधियों के माध्यम से अगर मैं आपको पढ़ाऊं तो पूर्ण के अंश की ओर अगर मैं जाऊं तो पहले मैं आपको क्या बताऊं, पूरा बताऊं, इसका ढांचा बताऊं, फिर मैं धीरे धीरे इनको अंशों में विभाजित करके बताऊं। वही नीति मैं अपना रहा हूं ताकि आपके दिमाग में सेट हो जाए। तो आज हम पढ़ रहे हैं सहकारी संगठन। सहकारी यानी कोऑपरेटिव होता है और संगठन यानी ऑर्गेनाइजेशन होता है। सहकारी शब्द सह और कार्य से मिलकर बना है विद्यार्थी। सह यानी साथ में मिलकर कार्य करना और कार्य यानी किसी चीज को क्रियान्वयन करना। विद्यार्थियों, इसके अंदर एक भावना रहती है, सभी जो इसके सदस्य होते हैं वो एक स्वैच्छिक संगठन को चलाने के लिए, तमाम प्रकार के सदस्यों की भलाई करने के लिए साथ में मिलकर कार्य करते हैं, अपनी पूंजी लगाते हैं और उनमें भलाई करते हैं, सबका साथ मिलकर कार्य करते हैं। एक सबके लिए कार्य करता है, सब एक के लिए कार्य करते हैं, इनकी भावना को लेकर ये चलते हैं, वो सब सहकारी संगठन होता है। ये सहकारी संगठन अधिनियम, सहकारी समिति अधिनियम 1912 के अंदर आया और उसका पंजीकरण हुआ और ये अस्तित्व में आया, फिर ये धीरे धीरे आगे बढ़ता चला गया। जिस प्रकार हमने साझेदारी अधिनियम 1932 को पढ़ा था और संयुक्त हिंदू अविभाजित परिवार पढ़ा था, और आगे हम जिस प्रकार आगे पढ़ रहे हैं उसमें भी ये जो अधिनियम है ये सहकारी समिति पंजीकरण अधिनियम 1912 के अंदर आया। तो विद्यार्थियों गौर करें, आपने सहकारी संगठन को समझा, इसके अंदर आपने समझा कि सह और कार्य। अब हम समझेंगे सहकारी शब्द से हमारा क्या तात्पर्य है। विद्यार्थियों, सहकारी शब्द से तात्पर्य है कि किसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए एक साथ मिलकर कोई भी कार्य करना। सिंपल सी बात है, आप उसको सिंपल से समझे। किसी भी उद्देश्य को पूरा करने के लिए एक साथ मिलकर कार्य करना, यानी कि मिलजुल कर की भावना होना, यानी मिलकर कार्य करना, एक साथ कार्य करना, सह कार्य। सह का मतलब होता है साथ मिलकर कार्य करना और कार्य यानी कार्य ही होता है। यानी कि इसमें एक भावना होती है कि सब एक के लिए कार्य करेंगे और एक सबके लिए कार्य करेगा, एक सबके लिए कार्य करेगा, ये भावना इसके अंदर निहित रहती है। तो सहकारी शब्द से आपका क्या तात्पर्य रहेगा? किसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए, गौर करें विद्यार्थियों, किसी भी उद्देश्य को पूरा करने के लिए एक साथ मिलकर कोई भी कार्य करना, एक सभी सदस्य मिलकर।
एक उद्देश्य तय कर लेते हैं कि हमारा उद्देश्य क्या है, किस प्रकार को उससे पूंजी जुटाना है, किस प्रकार हमें व्यवसाय करना है। ऐसी कई सहकारी समितियां बनी हुई होती है। आप राजस्थान के संदर्भ में भी आपने बहुत सारी उपभोक्ता ऐसी सहकारी समितियां देखी होगी जहां आपको तमाम प्रकार की माल मिलता है, तमाम प्रकार की ऐसी वस्तु सामग्री प्रदान होती है और वो एक व्यापार करती है और अपने उपभोक्ताओं को जोड़ती है। और वो उपभोक्ता इसके अंदर वो उसके सदस्य भी होते हैं, इसलिए ये उनको इतनी लालच नहीं होती है, वो कार्य आगे करते रहते हैं। इसके बारे में मैं चर्चा आगे बाद में करूंगा। तो सहकारी शब्द किसी भी उद्देश्य को पूरा करने के लिए एक साथ मिलकर कार्य करना, कोई भी एक ऐसा उद्देश्य होता है, एक लक्ष्य निर्धारित किया जाता है, उससे पूरा करने के लिए एक साथ जो कार्य किया जाता है वो सहकारी उसे हम उस शब्द से हम जानते हैं कि इसका मतलब सहकारी होता है। मिलकर कार्य करने की जो भावना नीति होती है, सब एक के लिए और एक सब के लिए कार्य करता है। सब मिलकर एक व्यक्ति के लिए कार्य करेंगे, एक व्यक्ति सब के लिए कार्य करेंगे, उनमें किसी भी दोषपूर्ण की भावना नहीं होती है, सबका सहयोग की इसमें भावना होती है। अब हम बात करें विद्यार्थी सहकारी समिति से हमारा क्या तात्पर्य है। इस समिति यानी कमेटी बनती है जिसमें सदस्य मिलकर एक सहकारी समिति का निर्माण करते हैं। ये उन लोगों का एक स्वैच्छिक संगठन है। कैसा है? स्वेच्छा से। इसमें कोई भी सदस्य आ सकता है, कोई भी सदस्य जा सकता है, इसमें किसी को मनाही नहीं होती है। एक स्वैच्छिक संगठन है जो सदस्यों की भलाई के लिए एकजुट होकर कार्य करता है, यानी सब सदस्य आपस में एक दूसरे की भलाई करते हैं, एक दूसरे की भलाई कर इस समिति को आगे बढ़ाते हैं, अपने लाभों को आगे बढ़ाते हैं, अपने उद्देश्यों को पूरा करते हैं। कैसा संगठन है? इसे गौर करें, अंडरलाइन करें। ये एक स्वैच्छिक संगठन है जो सदस्यों की भलाई के लिए एकजुट होकर कार्य करता है। इसमें तमाम प्रकार के जो सदस्य होते हैं वो साथ में मिलकर कार्य करते हैं, एकजुट होकर कार्य करते हैं अधिक लाभ के लिए। विद्यार्थियों ये एकजुट होकर कार्य करते हैं। अब देखो, जैसे कि अगर मैं बात कहूं तो तमाम प्रकार के जैसे कि किसान वर्ग है, वो अपनी खेती करते हैं और खेती करने के बाद जब वो अपना अनाज बेचते हैं, अब वो अनाज बेचते हैं तब उनके बीच में कई प्रकार के ऐसे मध्यस्थ होते हैं जो उनके अनाज को, जैसे उन्होंने एग्जांपल के तौर पर अगर बात करें, उनके अनाज को 80 रुपए में खरीद लिया और मार्केट के अंदर 100 के भाव है, उन्होंने 80 से खरीदा और मार्केट के अंदर जाकर उसे 100 में बेचा, तो जो मध्यस्थ मीडिएटर होते हैं उन्हें 20 रुपए का फायदा हो रहा है। वो तमाम प्रकार के किसान डायरेक्ट उन मंडियों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो उन मध्यस्थता को, उन जो दलाल होते हैं बीच में, ब्रोकरों को खत्म करने के लिए वो जो उपभोक्ता होते हैं, वो जो सदस्य होते हैं, वो जो किसान होते हैं, सीधे सहकारी समिति के क्या बन जाते हैं? सदस्य बन जाते हैं। जो सदस्य बन जाते हैं तो डायरेक्ट अपनी उन सहकारी समितियों में अपना माल को बेच सकते हैं। तो मध्यस्थों को खत्म कर लेते हैं तो उनको लाभ भी अधिक होता है, मध्यस्थों को दलाली नहीं देनी पड़ती है। तो अधिक लाभ कमाने के लिए गौर करें विद्यार्थियों, जैसे कि अब देखते हैं आप, समर्थन मूल्य एक होता है जो सरकार तय करती है, उस पर डायरेक्टली हम किसान वर्ग अपना माल बेच सकते हैं। गौर करें, देखो, अधिक लाभ कमाने के लिए मध्यस्थों के हाथों होने वाला शोषण, मध्यस्थ होते हैं मीडिएटर, वो क्या करते हैं? हमारा शोषण करते हैं, हमें उन रेट जो गवर्नमेंट के द्वारा तय रेट पर हमें वो माल नहीं, उस माल की कीमत नहीं चुकाते हैं और वो अपने हिसाब से माल खरीद कर आगे बेच देते हैं, तो हमारा शोषण होता है। शोषण से बचने के लिए अपने आर्थिक हितों की ये रक्षा करते हैं, ये सहकारी समिति होती है। क्या तात्पर्य है सहकारी समिति से? उन लोगों का एक स्वैच्छिक संगठन है जो सदस्यों की भलाई के लिए एकजुट होकर कार्य करता है। अधिक लाभ कमाने के लिए मध्यस्थ, जो अपन जब अधिक लाभ कमाते हैं तो अधिक लाभ के लिए मध्यस्थ के हाथों होने वाला शोषण से बचना है। जो हम, अगर हमें अधिक लाभ कमाना है, हमें उस लाभ तक पहुंचना है, तो जो मीडिएटर होते हैं जिनसे हम शोषित होते हैं, उनसे हमें बचने के लिए अपने आर्थिक हितों की, आर्थिक मतलब धन यानी पैसे संदर्भ है, यहाँ आर्थिक हितों के लिए वो रक्षा जो करते हैं, वो सब सहकारी समिति के अंदर आते हैं। गौर करें विद्यार्थियों, आगे हम बढ़ते हैं। सहकारी समिति का पंजीकरण। इस सहकारी समिति का पंजीकरण कैसे होता है विद्यार्थियों? सहकारी समिति का पंजीकरण सहकारी समिति अधिनियम सन 1912 के तहत अनिवार्य है। आपको सहकारी समिति जब बनानी है, आपको सहकारी समिति खड़ी करनी है, तो तमाम प्रकार के सदस्यों को जोड़ना है, सदस्य इसके अंदर आएंगे एक निश्चित तौर पर पूंजी लेकर, तो आपको एक सहकारी समिति अधिनियम 1912 के अंदर पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। पंजीकरण करवाना क्या है विद्यार्थियों? अनिवार्य रूप से आपको पंजीकरण करवाना पड़ेगा। फिर अगर हम बात करें तो सहकारी समिति को अगर हमें चलाना है तो उसके अंदर तमाम प्रकार के सदस्य आएंगे। वो सदस्य उपभोक्ता भी हो सकते हैं, वो सदस्य किसान भी हो सकते हैं, ऐसे कई सदस्य हो सकते हैं। इसमें बस तो सदस्य इतने पढ़े लिखे नहीं होते हैं विद्यार्थियों, मैं आगे बात करूंगा। तो सहकारी समिति का पंजीकरण जरूरी है, अनिवार्य है। आपको सहकारी समिति अधिनियम सन 1912, यहाँ गौर करें, लिख लें ऐसे, सन 1912 के अंदर आपको पंजीकरण करवाना पड़ेगा। समिति का गठन कैसे होगा विद्यार्थियों? ये समिति कैसे पनपेगी? जैसे कि साझेदारी की अगर हमने बात की थी विद्यार्थियों,
तो उसके अंदर कम से कम आपके पास 2 सदस्य होने चाहिए, अधिक से अधिक। फिर हमने अलग अलग अनुबंध अधिनियम 2013 की भी एक अलग धारा से बताया था कि इसमें 100 सदस्य हो सकते हैं, फर्म के अंदर बैंकिंग व्यवस्था के अंदर कितने सदस्य हो सकते हैं। उस प्रकार कम से कम साझेदारी में 2 सदस्य होने चाहिए। मगर यहाँ अगर इस समिति का हमें गठन करना है, गठन मतलब उसको स्थायित्व में लाना है, उसको बनाना है, उसका ढांचा खड़ा करना है, तो हमारे पास कितने सदस्य हो, तो कम से कम विद्यार्थियों यहाँ हमारे पास 10 सदस्य होने चाहिए। और 10 सदस्य कैसे होने चाहिए, वो बालिग होने चाहिए। देखो गवर्नमेंट ने, सरकार ने बालिग और नाबालिग की एक उम्र तय की है। एक 18 वर्ष का व्यक्ति या 18 वर्ष की महिला या 18 वर्ष का पुरुष जब 18 वर्ष पूरे कर लेता है तो वो बालिग की गिनती में आता है। जब वो किस प्रकार की कोई अपराध करता है तो कानून की दृष्टि से वो अपराध घोषित होते हैं। तो देखो कम से कम 10 बालिग सदस्य होने चाहिए। सदस्य कितने होने चाहिए, 10 होने चाहिए, तब इस समिति का गठन होता है, ये समिति बनती है। और वो कैसे होने चाहिए, बालिग सदस्य होने चाहिए। बालिग सदस्य मैंने ब्रैकेट में लिया, 18 वर्ष की उम्र उन्होंने निर्धारित कर ली हो, 18 वर्ष की उम्र उन्होंने पूरी कर ली हो। 18 वर्ष की उम्र पूरी करने के बाद ये आवश्यक है 18 वर्ष उम्र होनी चाहिए और कम से कम 10 सदस्य होने चाहिए, तो वो समिति का गठन हो जाएगा, समिति बन जाएगी। यानी कि अगर हम बात करें तो मैं आपसे प्रश्न करता हूं कि समिति बनाने के लिए आपके पास कितने सदस्य हो तो आप समिति बना सकते हो। तो समिति बनाने के लिए 10 सदस्य होने चाहिए और 10 ही सदस्य बालिग होने चाहिए, 18 वर्ष की आयु को धारण करे हुए होने चाहिए। विद्यार्थियों पूंजी, देखो कोई भी व्यवसाय प्रारंभ करने में व्यवसाय की सबसे पहली एक कड़ी है विद्यार्थियों। पूंजी के बिना व्यवसाय प्रारंभ नहीं हो सकता, ये पहली तटस्थता, पहली एक सीढ़ी है। पूंजी है तो व्यवसाय है, पूंजी के बिना व्यवसाय नहीं होता। जिस प्रकार हम सहकारी समिति बना रहे हैं, सहकारी समिति निश्चित तौर पर बन रही है, वो 10 सदस्य भी हमारे पास है, मगर पूंजी नहीं है तो सहकारी समिति कैसे खड़ी हो सकती है। अब वो पूंजी कैसे जुटाए, तो सहकारी समिति अपने सदस्यों को जोड़ने के लिए सदस्यों से ही पूंजी को जुटाते हैं। और सदस्यों से पूंजी को किस प्रकार, अंशों का निर्गमन का मतलब होता है इश्यू करना या बांटना। कुछ अंश वो मार्केट के अंदर रखते हैं और उन अंशों को सदस्य खरीदते हैं। जैसे कि 10 रुपए का एक समता अंश मार्केट के अंदर रखा और बोला गया कि आगे इन भविष्य के अंदर इस 10 रुपए के आपको 20 रुपए प्रदान किए जाएंगे। तो तमाम प्रकार के एक निश्चित दर तय की जाती है समता अंशधारी। इसके अंदर अंशों में समता अंशधारी की अगर जब मैं बात कहूंगा और पूर्वाधिकार अंशधारों की कंपनी के अंदर मैं आपको समझाऊंगा, यहाँ बात ज्यादा नहीं करेंगे, हम सिर्फ समझेंगे कि समिति कुछ अंश रखती है और वो सदस्य उन अंशों को खरीदते हैं। अंशों को खरीद कर वहां पूंजी का विनियोग करते हैं, तो समिति के पास पूंजी आ जाती है। उन सदस्यों के द्वारा ही, सदस्यों से ही पूंजी को जुटाया जाता है, यानी सदस्यों से ही जुटाई जाती है। अंशों का निर्गमन कर, निर्गमन का या मतलब इश्यू करना, कोई भी चीज को बांटना, और वो तमाम प्रकार के सदस्य उन अंशों को खरीदते हैं और उन अंशों के बदले पूंजी देते हैं, तब लाभ होता है, तब उन अंशों पर लाभ सदस्यों को दिया जाता है। तो इस प्रकार सहकारी संगठन में पूंजी की भी व्यवस्था हो जाती है। जब ये पूंजी की व्यवस्था हो गई, तमाम प्रकार के 10 सदस्य मिलकर सहकारी संगठन बन गया, तो अब इसका क्या होगा, पंजीकरण होगा। पंजीकरण होने के बाद समिति स्वतंत्र वैधानिक अस्तित्व प्राप्त कर लेती है, अपने आप में स्वतंत्र हो जाती है। स्वतंत्र होती है तो ये एक स्वैच्छिक संगठन बन जाता है, जिसमें तमाम प्रकार के सदस्य इसके अंदर आ सकते हैं और सदस्य इससे बाहर निकल भी सकते हैं। प्रवेश में भी इसमें कोई भी इतना एक वैधानिक कार्रवाई नहीं होती है कि ज्यादा से ज्यादा सदस्यों को आप इसके अंदर जोड़ सकते हैं और वो सदस्य बाहर भी जा सकते हैं, उनके पास स्वतंत्र अधिकार होता है। इसलिए कहा जाता है कि इनमें जो भी सदस्य होते हैं उनका समिति से पृथक अस्तित्व होता है। आगे जब हम आज विद्यार्थियों, मैं जहां तक समझता हूं कि एक बार शायद मुझे यहां तक कि आज इसके लक्षण नहीं लेने चाहिए। अगर हम लक्षण ले लेंगे तो वीडियो ज्यादा बन जाएगा और आपके दिमाग पे प्रेशर आ जाएगा। तो अगले वीडियो में, पहले मैंने सोचा था कि कुछ 2-3 लक्षणों को मैं आपको बता दूं, मगर अब हम अगले वीडियो के अंदर इसके लक्षणों के बारे में बात करेंगे और लक्षणों में भी हम खुलकर बात करेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। एक बार इसका पूरा परिदृश्य मैं आपके सामने वापस रखता हूं। तो सहकारी संगठन को हम पढ़ रहे थे, ये सह और कार्य, हमने सहकारी शब्द को समझा। सहकारी शब्द किसी भी उद्देश्य को पूरा करने के लिए कोई भी साथ में मिलकर कार्य करना, मिलजुल कर कार्य करना, मिलजुल कर सह यानी मिलना, यानी सह यानी साथ में और कार्य करना, यानी मिलजुल कर कार्य करना, एक सबके लिए और सब एक के लिए की भावना से कार्य करना। फिर हमने सहकारी समिति को पढ़ा, उन लोगों का एक स्वैच्छिक संगठन होता है, इच्छा से बनाया गया एक संगठन होता है, कोई इसमें बाध्यता नहीं होती है, जो सदस्यों की भलाई के लिए मिलकर एकजुट होकर कार्य करता है। और अधिक लाभ कमाने हैं अगर, तो मध्यस्थों जो हमें शोषण करते हैं, मैंने आपको किसान वर्ग का उदाहरण दिया, उन मध्यस्थों को बीच रास्ते से हटाना होगा ताकि हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी हो, प्रबल हो। ये सहकारी समिति का उद्देश्य होता है, इसलिए सहकारी समिति
बनाई जाती है। अब सहकारी समिति का पंजीकरण अनिवार्य है और वो सहकारी समिति अधिनियम सन 1912 के तहत। अब इसका गठन कैसे होगा? कम से कम आपके पास 10 बालिग सदस्य होने चाहिए, यानी आप मिलकर 10 बालिग सदस्य जो 18 वर्ष की आयु का धारित करते हो, वो मिलकर इसकी आवश्यकता होती है और उस सहकारी समिति का गठन हो जाता है। पूंजी कैसे जुटाई जाती है? अंशों का निर्गमन किया जाता है और तमाम प्रकार के सदस्य उन अंशों को खरीदते हैं और उसमें पूंजी लगाते हैं और पूंजी की व्यवस्था हो जाती है। और पंजीकरण के बाद ये एक स्वतंत्र वैधानिक अस्तित्व धारण कर लेती है। इसमें कोई भी सदस्य बन सकता है, कोई भी सदस्य जा सकता है और वो सदस्य जाना आना की जो भावना रहती है वो एक, इसलिए उन समिति का सदस्यों से पृथक अस्तित्व रहता है। विद्यार्थियों, इस प्रकार हमने आज सहकारी संगठन के बारे में, मुख्य रूप से सहकारी संगठन के बारे में चर्चा की, सहकारी संगठन के परिचय को समझा। अगले वीडियो के अंदर हम इसके लक्षण और भी आगे हम चलते रहेंगे और सहकारी समितियां, जो तमाम प्रकार की सहकारी समितियां हैं, उसको हम विश्लेषण और संश्लेषण के माध्यम से समझेंगे। कौन कौन सी सहकारी समितियां, किन किन को फायदा होता है। धन्यवाद विद्यार्थियों।